मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों सामान्य वर्ग बार बार बीजेपी की पूरी चुनावी मशीनरी को एक के बाद एक लगातार झटके दे रहा है। बीजेपी की वो चुनावी मशीनरी जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान तो क्या बल्कि पूरी दुनिया में होती है और ये कहा जाता है कि बीजेपी से बड़ी कोई चुनाव लड़ने वाली मशीन पूरी दुनिया में नहीं है। वो बीजेपी लगातार सामान्य वर्ग के क्रोध के बाद एक चुनावों को हारती जा रही है। और इस बार तो हार इतनी बड़ी है कि कहा जा रहा है साहब कि 55 साल के बाद वो हो गया जो कि कभी किसी ने सोचा तक नहीं था, कभी किसी को इस बात पर यकीन तक नहीं होगा। मैं इस बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आज कुछ सवाल पूछना चाहता हूं और आपके उत्तर चाहता हूं, आपके सुझाव चाहता हूं। मित्रों जब मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया उस वक्त या जब मेरा सोशल मीडिया पर सफर शुरू हुआ उस वक्त हम लोग देश में राष्ट्रवाद की बात करते थे, आज भी करते हैं। तब हम लोग मोदी की बात करते थे। आज बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कभी मोदी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। यानी हमारे YouTube के सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जिसमें कुछ मोदी के समर्थक हो चुके अभी भी हैं, कुछ लोगों ने समर्थन करना छोड़ दिया। तो बहुत सारे जो मोदी के समर्थक हैं वो लगातार मुझसे व्यक्तिगत रूप से फोन करके, संदेश भेज करके मुझसे बार बार ये प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप मोदी ये मत दिखाइए कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव हार रहे हैं। आप ये मत दिखाइए कि प्रधानमंत्री मोदी की टीम कहां कहां पे चुनाव हार जा रही है सामान्य वर्ग के गुस्से की वजह से। अब वो मुझे ये तर्क दे रहे हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ले लिया है तो आप मोदी के बारे में कोई बात मत कीजिए, आप मोदी की तारीफ कीजिए। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपको राय देनी है। पहली बात तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी राय पर निर्भर करता है कि कितना हम अपने आगे इस विषय को बढ़ाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल्स भी हैं जो कि एक लगातार बहुत बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और वो इस तरह की चाटुकारिता भरी पत्रकारिता कर रहे हैं कि ईरान के अंदर जो खामेनेई की मृत्यु हुई है या ईरान पे जो हमला हुआ है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने खामेनेई को मरवा दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान पे हमला करा दिया। कुछ लोग इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं और इस तरह की पत्रकारिता से मुझे कोई आपत्ति, कोई दिक्कत कभी भी नहीं थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी सवर्णों का विनाश और जिहादियों का विकास कर रहे हैं तो किसी भी एक जागरूक नागरिक के मन में इस तरह के सवाल उठना या इस तरह की बात उठना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि ये हमारे हितों से जुड़ा हुआ, ये सामान्य वर्ग के हितों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो लोग इस तरह के वीडियो बनाते हैं वो भी सामान्य वर्ग से ही है और वो अपने वीडियो में ये साबित करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही खामेनेई को मरवा दिया या प्रधानमंत्री मोदी ने ही ईरान पे हमला करवा दिया। इस तरह के सनसनीखेज विषय में वो अपने वीडियो के अंदर कुछ बताते भी नहीं है, मगर ऊपर बस ऐसे ही टाइप के थंबनेल लगा करके बात करते हैं। मतलब वो पूरे समाज के अंदर एक भ्रम का माहौल फैला रहे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो खामेनेई और नेतन्याहू के अंदर जिस तरह की भले खामेनेई मर गया, नेतन्याहू जिंदा है, लेकिन दोनों के बीच में या दोनों के अंदर जो कैलिबर है या जो साहस और हिम्मत है वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर हमें कहीं नजर नहीं आती। क्योंकि हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में इतना हिंदू मर गया, हमारे पश्चिम बंगाल में इतना हिंदू मर गया, पर हमारे देश के ना गृह मंत्री ने कभी सुध ली, ना प्रधानमंत्री ने कभी सुध ली। जबकि आप देखिए इजराइल और ईरान और रूस अपने लोगों के लिए किस तरह लड़ते हैं, आप जानते हैं, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं। हमारे यहां तो जो सरकार है वो युद्ध तब करती है जब वो देखती है कि चुनाव हार जाएंगे। यानी जब उसको डर लगता है कि अब यार चुनाव जीत नहीं पाएंगे, बहुत फजीहत हो रही है, तब फिर वो हथियार उठाते हैं, वरना वो हथियार नहीं उठाना चाहते। ये सच है, आप भी जानते हैं इस बात को। अच्छा, हथियार उठाते भी है तो उनमें इतनी मादा नहीं है कि वो कुछ फुल एंड फाइनल कर सके।
बीच में ऑपरेशन छोड़ देते हैं। तो इस तरह के नेताओं की तुलना क्या नेतन्याहू से करना उचित है, या नेतन्याहू के ऊपर दिखाना कि साहब नेतन्याहू ने कुछ नहीं किया, मोदी जी ने ईरान को पटकनी दे दी और मोदी जी ने खामेनी को हरा दिया? इस तरह की बात हमारे तो भाई गले उतरती नहीं है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, इसको भी जरूर बताइएगा। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि भाई अगर आप लोगों ने इस तरह से अगर विषय के प्रति निरस्ता दिखाई यूजीसी के प्रति और इस तरह के वीडियोस को लगातार बड़ी मात्रा में शेयर नहीं किया, तो आप समझ लीजिए कि मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। तब तो लोग यही मानेंगे साहब कि मोदी जी ने खामेनी को हरा दिया, इसलिए अब जो है सब लोग मोदी जी को वोट देके जिताओ। यानी कि जो काम मोदी जी नहीं करते हैं उसका तो क्रेडिट, यानी जो काम मोदी जी करते हैं उसका तो क्रेडिट मोदी जी को है ही है, लेकिन जो काम मोदी जी नहीं करते हैं उसका भी क्रेडिट जो है मोदी जी को ही जाना है। तो ऐसे में आप लोगों को बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब बातें जो है वो आपके वर्ग की बातें हैं, आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा आगे जाके, और मेन बात तो यही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते समझते हैं कि आखिर आज जो है वो मामला दरअसल है क्या, विषय दरअसल है क्या, समझते हैं जरा। असल में मैं बार बार इसलिए जाता हूं ना क्योंकि मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग बंद हो गई हो। मित्रों, हमारा बहुत छोटा सा एक सेटअप है और इसमें कोई ऐसी बहुत खास वो नहीं है, अकेले मुझे ही करना पड़ता है और बहुत काम भी रहता है, रिसर्च भी बहुत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत जो है कर पाते हैं जो कर पाते हैं। तो आप लोग सहयोग किया करिए, बहुत अभी कोई ऐसा अपने पास स्टूडियो वगैरह नहीं है। तो दरअसल बात यह है मित्रों कि आपने देखा किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायत चुनाव थे उसको टाल दिया गया, इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि साहब यूजीसी का असर हो और हर जगह पे प्रधानी जो है वो 5 साल के लिए सपा के पास चली जाए। दूसरा, फिर आपने देखा झारखंड के देवघर में किस तरह से निशिकांत दुबे के लोकसभा क्षेत्र में लगभग सभी जो सीटें थी निगम की, वहां पर बीजेपी की ऐतिहासिक करारी हार 12 साल के बाद हुई, जो कि एक मतलब कि समझ लीजिए कि यूजीसी का बिल्कुल क्लियर दिख रहा असर है। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ी घटना हुई है, और वो घटना हुई है बिहार के अंदर, पटना के अंदर। मित्रों, आप जानते हैं कि जो बिहार का राज्य है वो इस देश के अंदर जातिवाद की राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। जाति की राजनीति सबसे ज्यादा अगर कहीं होती है तो बिहार में होती है। और पिछली बार जब चुनाव हुआ तो 243 में से 202 सीटें बीजेपी का गठबंधन वहां पे जीत कर लाया। सब जातियों ने बीजेपी को दिल खोल कर वोट दिया, जातिवाद टूट गया, जाति जैसे खत्म कर दी। इस तरह का चुनाव एक तरफा बीजेपी के पक्ष में गया, लेकिन फिर न जाने क्या मोदी जी को सूझी कि वो यूजीसी लेकर के आए, और इसका असर अब दिख रहा है पटना में। और मित्रों, पटना का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है, इसको छोटा मोटा मत आकिए। इस समय बिहार जो है ना वो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, वो बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं। और अगर बिहार में एक भी चुनाव अगर कोई हारता है बीजेपी का नेता, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष से ज्यादा बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की बनती है। और बिहार की राजधानी पटना के अंदर हुआ क्या, जरा समझिए। पटना विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो उसकी नज़र तो पूरे बिहार पर तो रहती ही रहती है। बिहार की, देश की नज़र भी इस बार थी, क्योंकि यूजीसी के बाद चुनाव हो रहा था। और आप ये जान करके जरा देखिए कि 55 साल के बाद, मतलब वो कांग्रेस पार्टी जिसका बिहार में कहीं कोई लेना देना नहीं, जो बिहार में खत्म पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार पटना विश्वविद्यालय में 55 साल के बाद जीत गया। सोचिए आप, 55 साल के बाद एनएसयूआई का उम्मीदवार, एनएसयूआई का अध्यक्ष, एनएसयूआई का उपाध्यक्ष जो है वो पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ में चुन लिया गया। और एबीवीपी और बीजेपी के समर्थक जो ताकतें थी, बिल्कुल उनकी हालत पतली हो गई। जबकि इस छात्र संघ के चुनाव में जो आप देखिए ना, बहुत से बीजेपी के समर्थक हमारे भाई जो ओबीसी भाई हैं, वो जो हम लोगों को हमेशा गालियां दे रहे हैं आजकल कि हम जातिवादी हो गए हैं, और उनको लगता है साहब कि हम मतलब 85% 90% हैं, हम ही जिता देंगे सब।
पता नहीं इनको किसने बता दिया आंकड़ा कि 90% है। अब 90% है तो तुम मोदी को जिता दो, फिर क्या दिक्कत क्या है? जिता नहीं पा रहे। एबीवीपी ने वहां पे पिछड़े वर्ग से, ओबीसी वर्ग से अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, मगर वो सामान्य वर्ग का वोट नहीं मिला, पूरा चुनाव हार गए, चुनाव हार गए। 55 साल के बाद चर्चा है पूरे देश के अंदर, इतिहास रच दिया भैया एनएसयूआई ने। सोचिए जरा, ये एक एक कहते हैं चावल के दाने से, दादी अम्मा जो है वो चावल के एक दाने से बता देती थी कि चावल पका है कि नहीं पका है। ये स्थिति है। मतलब 1971 में कांग्रेस पार्टी से, एनएसयूआई से राम जतन सिन्हा वो एनएसयूआई के अध्यक्ष बने थे पटना यूनिवर्सिटी में पहली बार। उसके बाद 1973 में जब लालू यादव का समय आया तो लालू यादव ने अपने वहां पे लोगों को खड़ा करके कांग्रेस पार्टी की पूरी लंका लगा दी। इसके बाद 28 साल तक वहां पे चुनाव पर प्रतिबंध लग गया। इसके बाद 2012 में वहां पे दोबारा जेडीयू ने चुनाव कराना शुरू किए, और ये 55 सालों के बाद जब राम जतन सिन्हा चुने गए थे, उसके बाद अब पहली बार हुआ है कि वहां पर कोई जिनका नाम जो है वो है एनएसयूआई के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, शांतनु शेखर जो है वो अध्यक्ष बन गए, और जो महासचिव बनी है वो बनी है खुशी कुमारी, माफ कीजिएगा महासचिव बनी है, मैंने पहले उपाध्यक्ष बोल दिया था, वो एनएसयूआई की हैं। यानी दो सबसे बड़े पद होते हैं भैया इसके, अध्यक्ष और महासचिव दोनों, तो एनएसयूआई का वजन चला गया। और देखिए इसके बाद क्या है, मतलब उपाध्यक्ष के पद पर भी एबीवीपी काबिज नहीं हो सकी। एक पता नहीं कोई टीम ओसामा करके नई पैदा हुई है बिहार के अंदर, जो ये शहाबुद्दीन का बेटा था सीवान वाले, उसके बेटे का नाम ओसामा रखा था उसने। तो ओसामा का जो है उसने अपनी टीम बनाई है वहां पे, उसमें एक लड़की है सिफत फैज, वो जो है वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की उपाध्यक्ष चुन ली गई। आप सोचिए कि जिस राज्य में 243 विधानसभा सीटें थी, अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए, और 243 में से 202 सीटें वहां बीजेपी गठबंधन जीत गया। वहां पे बीजेपी यूजीसी के बाद छात्र संघ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और महासचिव पद के चुनाव में बुरी तरह हार गई। 1500 वोटों से एनएसयूआई जो है वहां पे अध्यक्ष पद पर वहां पे जीत गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया वो टीम ओसामा, सोचिए आप, और अंदर से जो समाचार आ रहे हैं भाई साहब वो इस तरह के आ रहे हैं कि एबीवीपी के नेताओं का जो सवर्ण छात्र हैं उनके साथ में पूरा तनाव चल रहा है, पूरा विरोध चल रहा है। क्योंकि वो मोदी जी दिल्ली में बता दिए साहब यूजीसी, यहां पर पटना विश्वविद्यालय के अंदर जो सवर्ण छात्र हैं, जो सामान्य वर्ग के छात्र हैं, वो एबीवीपी के उन छात्रों से, जो कि वैसे तो एबीवीपी के बहुत से ऐसे भी पदाधिकारी हैं जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, वहां तो कोई संवाद ही नहीं हो रहा है। वो संवाद तो मोदी जी ने खत्म कर दिया यूजीसी ला करके, लेकिन फिर भी जो संवाद करने जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा कटुता है। मतलब ये एबीवीपी के अंदर ही जो ओबीसी जनरल कास्ट थी वही आपस में लड़ गई, वही वोट मिलकर नहीं दे रहे। इस तरह की स्थिति बन गई भैया कि लोग ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने तो भैया नाराज होकर के जो विरोधी थे बीजेपी के उनको जिता दिया कि वोट तुम ले जाओ। और ये छोटी मोटी बात नहीं भैया, पटना का जो विश्वविद्यालय है उसको बिहार की राजनीति की नर्सरी कहा जाता है। और अगर आप नर्सरी में हार गए तो आप जो बीएम में क्या करोगे राजनीति में? तो ये अब सवाल नितिन नवीन के ऊपर है। भाई नितिन नवीन, भाई मैंने तो कहा था कि नितिन नवीन जो है बीजेपी के सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली अध्यक्ष हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे वक्त में अध्यक्ष बने हैं जबकि मोदी जी यूजीसी ला करके पूरे समाज को तोड़ दिए। अब पहले नितिन नवीन जो है वो समाज को जोड़े तब चुनाव लड़े, पहले समाज को जोड़े, फिर संगठन को जोड़े, फिर चुनाव लड़े। आप सोचिए ऐसे वक्त में जब यूपी के अंदर एसआईआर को लेकर किस तरह की, आप सोचिए अभी भी जद्दोजहद चल रही है। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिलाओं के वोट हैं वो मायके ससुराल का चक्कर ऐसा फंसा हुआ है,
अभी तक दिक्कतें आ रही हैं। महिलाओं के वोट बहुत गिर रहे हैं, कम हो रहे हैं, और कहते हैं साहब महिला ही बीजेपी का वोट है। ऐसा सब खुद ही बीजेपी वाले कहते हैं कि हमको महिलाएं वोट देती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि रुचि तिवारी उसमें आती नहीं है। इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में रुचि तिवारी नहीं आती है। तो एसआईआर कराता कौन है? एसआईआर कराने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। कार्यकर्ता कौन है? वही सामान्य वर्ग। वो नाराज। मित्रों, मैं और कहीं से मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुझे योगी जी की चिंता है, क्योंकि योगी जी ने हमारे हिंदुओं के लिए अपनी दुश्मनी ली है। और किन लोगों से लिए? मुख्तार से, अतीक से। अभी देखिए मोहम्मद जीशान को इनका एनकाउंटर हुआ। पूरे जिहादियों से दुश्मनी लेकर बैठे हैं हमारे योगी जी, हमारे लिए लेके बैठे हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा ले आए यूसी कि अब क्या होगा कुछ पता नहीं। तो अभी भी समय है, अभी भी पूरे बीजेपी के यूपी कैडर में, यूपी में जो पूरे बीजेपी का कैडर है, उसको सांत्वना दे करके, उसको उत्साहित करके, उसका मनोबल बढ़ा करके, उसको आगे युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प करने की बहुत तीव्र आवश्यकता है। ये मैं योगी आदित्यनाथ जी को और वहाँ पे जो भी बीजेपी के संगठन के नेता हैं उन सब कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम लोग गांव देहात में रहते हैं, जानते हैं इस चीज़ों को। जो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानी के चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग तो फिर भी वोटिंग ठीक करवा रहे हैं कुछ, लेकिन बाकी जो लोग जो नहीं, जिन गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ और दिक्कत है, वहाँ और लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो भैया ध्यान दीजिए कृपया। नितिन नवीन जी, आपका क्षेत्र है। और बाकी इस पर आगे वीडियो बनाते रहेंगे। जो मैंने सवाल आपसे पूछे थे उसका उत्तर आपको जरूर दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।